मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आपका पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। आज मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगी उन मुख्य बिंदुओं पर जिनकी सहायता लेकर के नए आए हुए साथी अपने आप को लीगल फील्ड में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले और सबसे ऊपर एक जो सवाल आता है वो आता है फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स मीन्स उनके खानदान में उनसे पहले कोई वकील नहीं था, अर्थात वो पहले वकील बने हैं अपने खानदान के। लेकिन दूसरी तरफ देखें सेकंड जनरेशन लॉयर्स या थर्ड जनरेशन लॉयर्स, तो उनके काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, घर में उनको बनी हुई लाइब्रेरी मिल सकती है, चैम्बर होता है, फाइल्स उनको पहले से प्राप्त हो जाती हैं, ऑफिस उनका बना बनाया मिलता है और गाइड्स या मेंटर जिसको कहा जाता है वो उनको घर में ही प्राप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात रही रेपुटेशन कोर्ट्स के अंदर उनकी पहले से कायम होती है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि न समझिएगा कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स भी अपनी मेहनत के बलबूते बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी बात आती है वो आती है चूजिंग ऑफ फील्ड, यानी कि कौन सी फील्ड को वो चूज़ करें अपनी वकालत के पेशे में, सिविल, क्रिमिनल, बैंकिंग, रेवेन्यू, एमएसीटी या मिसलेनियस केसेस या कुछ और। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड बिजनेस से होता है वो सिविल केसेस को प्रेफर करते हैं, जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड सर्विस से है वो सर्विस मैटर्स की ओर आते हैं, और जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड खेती है वो रेवेन्यू की तरफ आते हैं, या जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड में आसपास बैंकिंग के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो बैंकिंग फील्ड की ओर जाते हैं। लेकिन अगर मेरी राय पूछी जाए तो नए आए हुए वकील को किसी एक फील्ड को चूज़ करने की बजाय उसको मिसलेनियस वर्क करना चाहिए, यानी कि जो भी कार्य उसके पास आए वो सारे कार्यों पर उसकी महारत हासिल होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल जो इस पेशे में आए हुए नए वकीलों के दिमाग में रहता है कि हम कौन सी कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करें, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए। अक्सर बच्चे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपने वकालत की शुरुआत करेंगे तो हम जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएंगे, जल्दी नेम फेम और पैसा हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये सोचना बहुत ही गलत है। हमको अगर अपनी शुरुआत करनी है तो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी प्रोसीजरल लॉ अगर आपने सीखना है तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही सीखने को मिलेगा। और रही बात बेसिस या नींव की, तो नींव जितनी पक्की होगी उतना ही बढ़िया आगे काम चलेगा। तो शुरुआत करें हमेशा ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ताकि आप अपने पेशे में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से दो चार होने से बच सकें। कोर्ट तो चुन लिया कि आपने कौन से कोर्ट से शुरू करनी है, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है आपके अपने गाइड या मेंटर का कि हम किस सीनियर एडवोकेट के ऑफिस को ज्वाइन करें। तो यहाँ ये बात बहुत सोचने वाली है कि आपके जो गाइड या मेंटर हैं वो आपको समय दे सकें। किसी ऐसे ऑफिस का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। अगर किसी ऑफिस में 5 से 10 केस रोज मिलते हैं तो वो आपके लिए एक आदर्श ऑफिस है सीखने के लिए। लेकिन अगर आपके मेंटर साहब के पास 15, 20, 25 केसेस रोज लगते हैं तो उनके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि वो आपके साथ बातचीत कर सकें या बता सकें। आपके मेंटर का ऑफिस रेप्यूटेड ऑफिस होना चाहिए और उनकी वकालत कम से कम 10 से 15 साल अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ आती है रेगुलरिटी इन कोर्ट एंड चैम्बर ऑफ सीनियर, यानी कि आपने मेंटर साहब का ऑफिस तो चूज़ कर लिया, लेकिन अगर आप वहाँ पर रोज़ नहीं आएंगे या देर से आएंगे तो आपको सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कोर्ट की शुरुआत हो जाती है सुबह 10 बजे से, 9:45 बजे ऑफिस बंद हो जाता है और सब लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अगर आप कहीं 10 बजे, 10:30 बजे आप आएंगे तो ना तो आपको ये पता चल पाएगा कि आपके मेंटर ने किस किस को कहाँ भेजा है, किस कोर्ट में क्या हो रहा है, और आप
पूरी तरह से वो बातें नहीं सीख पाएंगे जो कि आपको सीखनी चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने टाइम पर आना है, और आपने इस चीज़ को विशेष दृष्टि से ये बात देखनी है कि आपके मेंटर साहब क्लाइंट से या कोर्ट स्टाफ से या कोर्ट में जजेस से या अपने कुलीग्स के साथ किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। और एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई बात बीच में बोलनी भी है या कहनी भी है तो कभी भी अपने सीनियर को क्लाइंट्स के सामने या जजेस के सामने या उनके कुलीग के सामने टोका टाकी ना करें। अक्सर जब बच्चे कोर्ट में आना शुरू करते हैं तो वो चाहते हैं कि रंग बिरंगे कपड़े पहने, लाल पीले हरे नीले, लेकिन आपको एक बात का विशेषतः ध्यान रखना है कि जो आपका ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब किया गया है एडवोकेट्स एक्ट में, यानी कि अगर मेल एडवोकेट्स हैं तो वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक ब्लेज़र और हमारा बैंड, और इसी तरह से लेडीज़ को वाइट या ब्लैक कलर के सूट या साड़ी या ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रे कलर पहन सकती हैं। इस तरह के ड्रेस कोड को अगर आप पहनेंगे तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जब आप किसी भी कोर्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर कोर्ट स्टाफ आपके साथ बाकायदा पूरी इज्जत के साथ बातचीत करेगा। लेकिन अगर कहीं आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनी है तो वो आपको क्लाइंट समझ करके कुछ कह भी सकता है। तो अगर आपको अपनी रेपुटेशन अलग बनानी है, अलग पर्सनालिटी डेवलप करनी है और अपने आप में अगर कॉन्फिडेंस बना करके रखना है तो आपको हमेशा ड्रेस कोड का ध्यान रखना होगा। नए आए हुए बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरा होल्ड होता ही है। अक्सर ये देखा गया है, महसूस किया गया है कि सोशल साइट्स पर जितने एक्टिव यंग बच्चे हैं उतने सीनियर सिटीजन्स या सीनियर्स नहीं हैं। तो आप सभी से ये आशा रखी जाती है कि जितनी भी आपकी लॉ से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी अपडेटेड नॉलेज आपके पास होगी ही। अक्सर ये देखा गया है कि सीनियर जो एडवोकेट्स हैं उनको इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गज़ट के बारे में नहीं पता होता, तो आप मनुपात्रा या AIR इत्यादि की जानकारी से आप अपने सीनियर्स को असिस्ट कर सकते हैं और अपने ऑफिस में अपना एक अलग मुकाम बना करके रख सकते हैं। आप सभी यंग लॉयर्स केस लॉज की या साइटेशंस की या फाइल्स की प्रॉपर रेगुलर स्टडी रखें और उनके ब्रीफ्स हमेशा बना करके रखें और अपने पास एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन करके रखें जिसमें कि नई नई जो साइटेशंस आती रहती हैं उसके ब्रीफ्स आप नोट करके रखें, ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप फटाफट अपना वो रजिस्टर खोलें और उसकी हेल्प से आप अपने सीनियर्स की हेल्प कर सकते हैं, जिसका आगे आने वाले टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज पर हमारी कमांड होनी चाहिए। हम सभी एडवोकेट्स की इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस पर बराबर की कमांड होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मैं काम कर लूँगा तो मेरा चल जाएगा, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊँगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जितने भी आपके साइटेशंस हैं या आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं या क्रॉस जितने भी लिखे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से कुछ बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके आते हैं, कॉन्वेंट कॉलेजेस में, वो ये सोचते हैं कि हमारे को इंग्लिश की लैंग्वेज है, पूरी कमांड है, तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करके हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो यहाँ ये सोचना भी बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास निचली कोर्टों से फाइल्स उठ करके आएंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और वो सभी हिंदी भाषा में भी होंगी और आपके क्लाइंट्स ज़्यादातर हिंदी भाषी होंगे। वहाँ पर आपको क्लाइंट से बात करने में और नीचे का प्रोसीजर समझने में, करने में आपको परेशानी आएगी। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस पर बराबर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं नए आए हुए बच्चों के द्वारा तैयार की गई लिस्ट ऑफ डेट्स, सिनॉप्सिस और सीनियर्स के लिए जजमेंट्स को ढूंढना। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने डायरी में चेक किया कि कल कौन कौन से केसेस हैं, आपने एक लिस्ट बनाई, उसकी सिनॉप्सिस आपने तैयार की, ब्रीफ्स आपने सारे के सारे वहाँ पर रख दिए और उससे केस लॉ से रिलेटेड जितनी भी आपकी बुक्स थी वो आपने ला करके टेबल पर रख दी। इसको देख करके जब नेक्स्ट डे सीनियर आपकी टेबल पर ये देखेगा कि अरे ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप
अपना एक स्टेटस अपने आप से बना लोगे और आपको एस्टैब्लिश होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको ब्रीफ्स तैयार करने आ गए। आपको ये पता चल गया कि आगे आने वाले दिन में जो भी केस लॉस हैं वो आपने निकाल करके रख दिया, और किस तरह से आर्ग्यूमेंट करते वक्त आपको कौन कौन से केस लॉ की ज़रूरत होगी, कौन कौन से जजमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये सारी तैयारी आपकी अनजाने में अभी से हो रही है, तो आपको इस्टेब्लिश होने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब एक आखिरी बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन कोर्ट। हालांकि ये स्टेज थोड़ा सा देर से आएगी, लेकिन फिर भी वो आएगी तो सही। तो इसके लिए आप ये बात का ध्यान रखें कि कोई भी गाइड या मेंटर जब कोई केस कर रहा है, उसमें कोई भी छोटी सी एप्लीकेशन लगी है, उस छोटी सी एप्लीकेशन पर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार करें और तैयार करके आप अपने सीनियर के टेबल पर रख दें और अपने सीनियर साहब को ये बताएं कि सर मैं इसको आर्ग्यू कर लूँगा और इस तरह से मैं आर्ग्यू करूँगा। अगर आपके सीनियर साहब आपको परमिट करते हैं तो आप उनकी परमिशन से, उनकी गाइडेंस से आप कोर्ट में जाकर के छोटी छोटी एप्लीकेशंस पर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कीजिए। धीरे 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 ये स्टेज आपकी बढ़ती चली जाएगी और आप फाइनल आर्ग्यूमेंट तक पहुंच जाओगे। तो डियर यंग लॉयर्स, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका अगर आप पालन करो सच्चे दिल से, तो आपको एस्टैब्लिश होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके मेंटर्स, आपके गाइड्स आप जैसे बच्चों को ही चाहते हैं जो आगे बढ़ कर के कुछ करने की ललक रखते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन। गॉड ब्लेस यू ऑल।